वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, और इससे संबंधित जितने भी प्रिंसिपल हैं, रूल्स हैं सिलेबस के अनुसार, उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो अभी तक अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में डिस्कस किया है कि किस प्रकार से धारा के प्रवाह के कारण से उसमें चुंबकीय क्षेत्र है वह उत्पन्न होता है, फ्लक्स प्रवाहित होता है, और फ्लक्स के कारण से अगर किसी भी कॉइल में फ्लक्स गुजरता है तो उसमें किस प्रकार से फैराडे लॉ और लेंज लॉ के अनुसार इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस हैं वह अपना इफेक्ट शो करते हैं। आज उसी सीरीज़ में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट है, इसका सीधा सीधा संबंध अपन टाइम से लेते हैं कि ऐसी कोई धारा है जो समय का फलन ना हो, अर्थात जो भी धारा है वह समय के साथ परिवर्तित ना हो, समय के सापेक्ष वह धारा का मान नियत रहे, इसकी दिशा और इसका परिमाण दोनों ही ना बदलें, तो उस धारा को अपन दिष्ट धारा कहते हैं। अर्थात ऐसी धारा जो समय के साथ जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही ना बदलें, दोनों ही समय के साथ नियत रहें, दिष्ट धारा कहलाती है। तो इसको अपन एक डायग्राम से दिखा सकते हैं। अगर दिष्ट धारा करंट है, करंट का समय के सापेक्ष कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखते हैं वाई एक्स पर मैंने यहाँ पर करंट लिया है आई, और एक्स एक्स पर टाइम लिया है। तो देखते हैं कि जो जो टाइम का मान बढ़ता है वैसे वैसे जो धारा का मान है वह नियत ही रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, धारा का मान है वह कांस्टेंट है। तो जब धारा का मान नियत है तो इस प्रकार की अगर कोई कर्व है, इसका ट्रेसिंग करते हैं, प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो इसके लिए जो टाइम है वह अनंत समय तक यूं ही चलता रहेगा और इसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं आएगा इसकी वैल्यू में, क्योंकि तब दिष्ट धारा के लिए अपन जो आवर्तकाल है उसका मान अनंत इनफाइनाइट कर लेते हैं। इनफाइनाइट तो इसका मान, जब टाइम का मान इनफाइनाइट होता है तो टाइम का जो इन्वर्स होता है वह फ्रीक्वेंसी बताता है। तो इसकी जो दिष्ट धारा है इसकी फ्रीक्वेंसी को 1/t बराबर 0, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है वह 0 के बराबर होती है। तो ये दिष्ट धारा के लिए था कि जो समय का फलन नहीं होती है, समय के साथ में जिसके दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई भी धारा या विद्युत वाहक बल है जिसमें परिमाण और दिशा है वो समय के साथ में परिवर्तित होती रहती हैं, तो वह प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग विद्युत वाहक EMF कहलाता है। तो इसको अपन देखते हैं कि नॉर्मली जो भी करंट होती है वह समय का फलन है, समय का फंक्शन है यहाँ पर, तो इसको अपन साइन फॉर्म में लेते हैं। तो साइन फॉर्म में I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पर I0 जो है वह इसका अधिकतम मान है, पीक वैल्यू है इसकी, और ओमेगा यहाँ पर इसकी कोणीय आवृत्ति है, समय t है। ऐसे ही जो EMF है विद्युत वाहक बल है उसको भी E बराबर E0 साइन ओमेगा टी के रूप में लेते हैं, क्योंकि अपन को यहाँ पता है कि जो कोणीय आवृत्ति होती है ओमेगा 2π/t होती है, और इसको भी 1/t को फ्रीक्वेंसी ले देते हैं, तो 2π न्यू, या बहुत सारी बुक्स में 2πf भी लेते हैं, तो न्यू और f दोनों एक ही हैं, फ्रीक्वेंसी और यह कोणीय आवृत्ति है। तो यहाँ पर अपन ने I0 साइन ओमेगा 2πt/T लिखा, जिसको अपन 2π न्यू टी के रूप में भी लिख सकते हैं। तो जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो नॉर्मली इसी प्रकार के लिए पूछे जाते हैं कि कोई भी इक्वेशन दी जाती है आई के लिए या ई के लिए, और उसमें आवृत्ति है, ओमेगा है या टी है, कैपिटल टी, उसका मान पूछा जाता है। तो इन इक्वेशंस को आपको मेमोराइज़ करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, और इसी के अनुसार उनके आंसर हैं वो इक्वेशन के अनुसार लिखने चाहिए। अब इसका अगर ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका, तो देखते हैं कि जो भी I और E हैं इनको ग्राफ के रूप में कैसे दर्शा सकते हैं। तो ये क्योंकि साइन के रूप में है, साइन फंक्शन के रूप में, तो इसमें साइन का जो ग्राफ है वैसा इनका ग्राफ होगा। तो मैंने एक्स पर लिया है टाइम, और वाई एक्स पर है वह E और I, जो भी रिप्रेजेंट करेंगे वो वाई एक्स पर लेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं करंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस ग्राफ में, तो जो साइन के रूप में फंक्शन लिया हुआ है यहाँ पर, तो देखिए ये साइन के रूप में जो ग्राफ है इसका प्लॉट किया। इसको आप यूँ समझ सकते हैं सिंपली मैथमेटिकल फॉर्म में, मैथमेटिकल कोई भी फंक्शन है, नॉर्मली अपन डिस्कस करते हैं मैथमेटिकल फंक्शन के लिए। तो मैं एक सेकंड के लिए अगर बताऊँ आपको कि कोई भी एक फलन है, कोई भी एक फंक्शन है, अगर मैं इसे कहूँ कि y बराबर साइन एक्स, इस प्रकार से कोई फंक्शन है, तो इसको y और x के रूप में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, तो पुट द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y, देन साइन इज 0,
तो यह एक बात और, यहाँ पर जो भी अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे नॉर्मली अपन टी के रूप में करेंगे। इसको चाहे तो ओमेगा के रूप में भी कर सकते हैं, वो अभी इस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अपने जो यहाँ पर लिया है फंक्शन, तो आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी लिया है। तो यहाँ पर ओमेगा और टी है वो दोनों मिलके थीटा देते हैं, एक प्रकार से एंगल देते हैं, कौन बनता है कि किस प्रकार से जो फेज़ है वह डिस्क्राइब की जाती है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अभी ग्राफ के बारे में देखिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू है अपन x की सिंपली वैल्यू लेंगे, x बराबर 0, तो x बराबर 0 तो साइन 0 बराबर 0। अभी मैं x की वैल्यूज हैं वो एंगल के रूप में इस प्रकार से लेता हूँ जो मेरे को याद हो, जैसे कि साइन 30, साइन 45, साइन 90। तो नॉर्मली क्या है कि अपन देखते हैं कि साइन 90 का जो मान है, साइन 90 का जो मान है वह होता है 1। तो अगर मैं यहाँ पर x का मान π/2 लेता हूँ तो इसका मान 1 होगा, तो y का मान 1 आ जाएगा, y का मान 1, और साइन पाई का मान है वह हो जाएगा 0। अब जैसे ही साइन 270 करता हूँ तो साइन 270 270 करने पर वह माइनस साइन 90 जैसा वैल्यू देगा, तो यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी, और 2 पाई या 360 पर वापस 0। तो देखिए ग्राफ है नॉर्मली, तो इस ग्राफ को अपन ऐसे बना सकते हैं, लेकिन यह ऐसे नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि साइन के बीच की वैल्यू है वो भी लीनियरली चेंज नहीं होती है। तो इस ग्राफ को अपन थोड़ा सा कर्व फॉर्म में लेते हैं, तो ये साइन का ग्राफ इस प्रकार से अपन प्लॉट कर सकते हैं। तो ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो ओमेगा टी है इसमें टी का मान है वह चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए 0 से लेके कैपिटल टी के बीच में एक साइकिल, एक चक्कर पूरा होता है, तो इसको आवर्तकाल बोला गया है। यह एक आवर्तकाल है, तो एक आवर्तकाल, और इसका जो मिडिल पॉइंट है वह आधा आवर्तकाल, और इसका जो दोनों का मिडिल पॉइंट है वह है आवर्तकाल का 1/4, 25% ऑफ फुल टाइम पीरियड। तो देखिए जैसे जैसे समय का मान है वह बढ़ता है, समय का मान बढ़ने का मतलब है कि अगर कोई भी एक चक्कर पूरा होने में 360 डिग्री होता है तो आधा चक्कर पूरा होने में 180 डिग्री होगा, तो यहाँ तक 180 डिग्री होगा, और उससे भी आधा चक्कर, चौथाई चक्कर पूरा होने में होगा 90 डिग्री, तो वह 90 डिग्री यहाँ पर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो t/4 है वो नॉर्मली कोण के रूप में 90 डिग्री या π/2 को दर्शाता है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से डिस्क्राइब किया हुआ है। साइन का मान जैसे जैसे t/4 है तो t/4 का मतलब साइन 90 है, t/2 है तो साइन पाई, 3t/4 है तो साइन 270, और t है तो इसका मतलब 2 पाई। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 0 π/2 पाई 3 π/4 और 2 पाई, इस प्रकार से भी इसको लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो मान है 3 π/4 है, सॉरी ये 3 π/4 ना, वो 3 π/2 है, 3 π/2 है सॉरी। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो थीटा के रूप में, टाइम के रूप में आप इस प्रकार डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि इस फंक्शन के अनुसार जो आवर्तकाल है टी है, आवर्ती f बराबर 1/t है, जिसको हर्ट्ज के रूप में लिखते हैं। ओमेगा टी है वो यहाँ पर फेज़ है, ओमेगा कोणीय वेग है, तो इसको 2 पाई न्यू टी के रूप में लिख सकते हैं, फेज़ बोलते हैं इसको। फेज़ के द्वारा अपन दो चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है ये यहाँ पर। तो जो भी कला है, फेज़ को बोलते हैं कला, उसके द्वारा जो भी करंट और विद्युत भागबल दिया गया है उसकी दिशा और उसका परिमाण, कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, वह क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, वामावर्त है या दक्षिणावर्त है। तो वामावर्त बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, और दक्षिणावर्त है तो क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर जो I0 और E0 है इनको पीक वैल्यू है, शीर्ष मान भी कहते हैं इनको, मैक्सिमम वैल्यू है वो, अधिकतम मान। जैसे कोई भी ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि तो उसमें कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना है, तो अधिकतम मान वह है जो कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर ये अधिकतम मान है I का, और ये E का अधिकतम मान है E0। तो इसको अधिकतम मान को ऐसे डैश करके दिखा सकते हैं। अधिकतम मानों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, तो अंतर जो होगा वो देखिए 2I0 होगा, क्योंकि I0 ऊपर की तरफ है और I0 नीचे की तरफ माइनस है, तो माइनस और माइनस, तो ये ऐसे हो जाएगा I0 माइनस माइनस I0 बराबर 2I0, इनका डिफरेंस है।
अभी अपन इसमें देखते हैं कि एवरेज और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, कि जो भी प्रत्यावर्ती धारा है उसका औसत मान और उसका वर्ग माध्य मूल मान दोनों को अपन कैलकुलेट करते हैं बारी बारी से। तो एवरेज वैल्यू का मतलब जो सिंपली एवरेज होते हैं, जो औसत होते हैं, उसी प्रकार से अपन एवरेज वैल्यू डिसाइड करते हैं। तो इस ग्राफ के द्वारा देखिए, जब 0 से लेकर t/2 है तब इसका मान धनात्मक है, और t/2 से लेकर t तक इसका मान ऋणात्मक है। तो इन दोनों को अगर एवरेज करते हैं तो ये प्लस वाला हिस्सा और ये माइनस, इनको दोनों को जोड़ देंगे तो अपने आप 0 माना जाएगा। तो यही बात अपन को यहाँ पर प्रूव करनी है कि एवरेज वैल्यू 0 होती है इसमें एक आवर्तकाल के लिए। तो यहाँ पर मैंने इसको कंडीशन ली है, t बराबर 0 के लिए, t बराबर 0 से t/2 के लिए i का मान है पॉजिटिव है, और t/2 से t के लिए नेगेटिव है। तो किसी भी पूर्ण आवर्तकाल के लिए धारा का औसत मान है वह नॉर्मली 0 है, और किसी भी समय t पर ये 0 सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि ये है औसत एवरेज वैल्यू इसकी। तो किसी भी समय t पर, स्मॉल t के ऊपर, तो ये स्मॉल t पर तात्क्षणिक वैल्यू, इंस्टेंट वैल्यू, वह i मैंने लिया इसमें। तो आई है वह समय का फलन है, आई टी बराबर I0 sin ओमेगा टी, जो गिवन फंक्शन के अनुसार है। तो किसी एक पूरे चक्कर के लिए, एक पूरे आवर्तकाल के लिए 0 से लेकर कैपिटल टी के लिए जो कुल मान है वो यहाँ इन सब को बारी बारी से जोड़ दीजिए, इन सब को जोड़ दीजिए, इनको जोड़ के देखिए कि सबके मान के लिए तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का सीधा सीधा मतलब है समेसन, और समेसन को अपन अगर इसके छोटे छोटे बाई पार्ट्स कर देते हैं, अगर ये डिफरेंस बहुत छोटे हो तो इसको जो डिफरेंस हैं यहाँ पर जो मैंने स्ट्रिप्स ली हुई हैं ये, अगर ये बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ के रूप में लेंगे तो यह जो समेसन है वो है कंटिन्यूस अनवरत होगा, और उसको अपन इंटीग्रेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 0 से लेकर t तक के लिए इंटीग्रेशन किया है i dt, और i का मान रखा I0, और इंटीग्रेशन साइन 0 से लेकर t तक साइन ओमेगा टी dt किया। और अब ये कुल मान आया यहाँ से लेके 0 से लेके कैपिटल T तक के लिए। अब इसका एवरेज निकालना है, तो जितना मान है, टोटल मान आया है करंट का, उसमें अगर कुल समय का भाग दे दिया जाए तो उसका एवरेज माना जाएगा। कुल समय कितना है 0 से लेकर T तक के लिए, t-0, तो t में से 0 घटाऊंगा तो कुल समय आ जाएगा कैपिटल T, तो कैपिटल T का भाग दे देंगे तो वह एवरेज वैल्यू आ जाएगी। एवरेज वैल्यू को मैंने एवरेज t से i से दर्शाया है, चूँकि बहुत सारी बुक में इसको i बार भी शो करते हैं, तो वो व्हाटएवर यू लाइक यू कैन यूज। तो यहाँ पर I0 एवरेज वैल्यू के लिए ये लिखा है कि इसमें टी का भाग दे दिया, टी का भाग देते ही जो संख्या है इसमें टी का भाग देंगे, यहाँ पर टी का भाग दे दिया मैंने, तो ये एवरेज वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी I0/T इंटीग्रेशन 0 से t साइन ओमेगा टी। अब इस साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करते हैं, तो सिंपली इंटीग्रेशन कर लीजिए इसको, और इंटीग्रेशन तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, वैल्यूज़ रखेंगे 0 से लेकर t तक के लिए। तो ये जो वैल्यू आएंगे I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी, और ये वैल्यू यहाँ पर मैं रखूँगा तो 0 के लिए, कोस 0 के लिए तो 0 हो जाएगा, और ओमेगा टी यहाँ पर t के लिए ओमेगा टी, जब ओमेगा टी इसको करूँगा तो जो ओमेगा टी है नॉर्मली वह ओमेगा बराबर t 2π/t होता है। तो ओमेगा टी है वह 2π के बराबर होगा, तो यहाँ कोस 2π कर दूंगा। अब कोस 2π है वह कोस 0 जैसा ही होता है नॉर्मली मैथमेटिक्स में, अपन इसको देखते हैं कि जो 4 क्वाड्रेंट्स में बनाते हैं तो कोस का मान है वह जो 2π है वह कोस 0 जैसी ही वैल्यू देता है। तो यहाँ पर ये भी 1 और ये भी 1, तो दोनों 1 - 1 होकर 0 हो गए, तो इसकी एवरेज वैल्यू है वह 0 आ गई। अब इम्पोर्टेंट देखिए, यहाँ पर ये एक पूरे चक्कर के लिए 0 है, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए 0 है। अगर इसको मैं चक्कर को आधा कर दूँ कि यहाँ से 0 से लेकर t/2 के लिए एवरेज मान कितना होगा, तो भी वो अपन सोल्व कर सकते हैं। दिस इज़ होम असाइनमेंट फॉर यू। मैं थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूँ कि यहाँ पर जो सेम वैल्यू यहाँ पर अपने t का भाग दिया था, वो t के भाग की बजाय t/2 का भाग देंगे यहाँ पर। कि देखिए यहाँ पर आधे चक्कर के लिए इसको मैंने लिखा है, ये वैल्यू आधे चक्कर के लिए लिखिए 1/t/2, 0 से लेकर t/2 तक ही इसकी लिमिट होगी, क्योंकि लिमिट भी अपन t/2 तक ही लेंगे, और i/dt। तो इसका जो मान आएगा 2I0/π, और उसको सॉल्व करेंगे तो 0.637 I0। तो देखिए आधे चक्कर के लिए एवरेज मान है वह अलग है, और पूर्ण चक्कर के लिए एवरेज मान है वह 0 है। अभी अपन इसका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू सॉल्व करेंगे। थैंक यू।